होगा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा यह चल रहा था कि ट्रंप का मस्क या मस्क का ट्रंप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर बनी हुई थी। एनीवे, उस दौरान इन माननीय ने यह भी पब्लिक में अनाउंस किया था कि देखो रशिया यूक्रेन के मामले पर मैंने अपनी एक थॉट बना ली है। बोले क्या बनाई है माननीय, बताइए। बोले जैसे कभी किसी पार्क में दो बड़े बच्चे झगड़ा कर लें तो उन्हें शांत नहीं कराना चाहिए, उन्हें लड़ने देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि जाओ और ढंग से लड़ लो एक बार के लिए। समटाइम्स यू आर बेटर ऑफ लेटिंग देम फाइट। तो प्रभु ये आपको अब क्यों चेता? आपने पूरे चुनाव प्रचार में एक ही लाइन कही थी और लाइन यही थी कि मैं आते ही सीज फायर करा दूंगा। आपके सीज फायर के प्रयास विफल हो गए तो भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट आप लेने भागे, क्योंकि आपको पता था कि भारत पाकिस्तान कहीं ना कहीं से आपसे थोड़ा लिहाज तो रख ही लेंगे, क्योंकि सबके अपने व्यापारिक हित है, जिसको आप बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि टैरिफ के चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में मैंने ये काम करा दिया है। रशिया आपसे दबा नहीं, क्योंकि आप पहले ही उस पर इतने सैंक्शन लगा चुके हैं कि ऐसे में उसको आपसे कोई लालच दिखा नहीं। यूक्रेन आपके साथ पहले ही बिक चुका है तो वो आपसे कैसे ही मान लेगा। ऐसे में आपका ये जो बयान आना है कि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो लड़ लेने दो, मैंने खूब समझा लिया, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है जैसे आप भी अपने घर में कई बार देखते हैं किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है तो आप भी शांत होकर बैठ जाते हैं कि चलो छोड़ भाई, लड़ लो एक बार, ढंग से लड़ लो। तो ये जो ढंग से लड़ने की इजाजत दे चुके हैं, जो हेडलाइन बन चुकी है, ये इन माननीय ने इन्हीं की प्रेजेंस में कही थी। तो उस दिन ये कह बहुत सारी बातें रहे थे, उनमें से बड़ी बात ये जो मैंने आपके सामने रखी है, और मस्क वाली बात भी यही कह गए थे कि मस्क के साथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो भी बातें रही वो दुनिया में आई। तो ये भाई साहब अपनी बातें कहे, वो सुर्खियां बनी, लेकिन सुर्खियों में मस्क ज्यादा बड़ी सुर्खी थी। खैर, फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन दोनों समझ चुके हैं। यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि अमेरिका हमें नहीं बचाएगा, और रूस को भी समझ में आ गया कि अब ये मान चुके हैं कि मैं मानने वाला नहीं हूं। ठीक है साहब, अपनी तरफ से ये सारे हथकंडे अपना चुके हैं, धमका चुके हैं कि मैं बहुत बुरा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ट्रंप ने अपनी पलटी मारी। इस बात से इनको तो निश्चित ही परेशानी होनी है कि एक तो बिठाकर आप बेइज्जत किए, कहे कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, तुम चाह नहीं रहे हो, फिर मैं आपको अपना आधा देश बेच दिया, उसके बावजूद भी आप जो है मान नहीं रहे हो। तो इनके साथ में वाकई में मजाक करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी मजाक ट्रंप कर दिए। इसी बीच में पोलैंड की टेंशन बढ़ी। पोलैंड ने कल जब ये हमले हुए तत्काल प्रभाव से पैनिक में अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में उड़ाया, और फाइटर जेट्स को उड़ा करके कि भैया देखो अगर गलती से ये सीमा क्रॉस करके हमारे अंदर बम गिरा दिया रशिया, इसकी तरफ से तो मजाक हो जाएगा कि ओ माय गॉड सो सॉरी, आपके बम, आपके क्षेत्र में बम चला गया था क्या? मैं तो यूक्रेन को अंत तक मार रहा था, लेकिन ये क्रॉस करके आप में चला गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये भाई साहब जो है खुद अपनी तरफ से हवाई जहाज उड़ा उड़ा करके धमकाए लगे थे कि देखो अगर आप हम पर हमला किए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, इस बीच में पोलैंड ने अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर ली। साथ ही साथ नाटो चीफ के द्वारा भी यह धमकी दी गई कि अगर रूस ने बाल्टिक रीजन में किसी देश पर हमला किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो नाटो के साथ तो वैसे भी चोट हो रखी है ट्रंप की, वो पहले ही इनको धमकी दे रखे हैं कि तुम्हारे साथ हम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाटो कंट्रीज कुल मिलाकर के एक तरह से बॉर्डर लाइन लेकर चल रहे हैं कि बाल्टिक रीजन में अगर इसने हमला किया तो हम सब एकजुट होकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो ऐसे में अब टेंशन यह होने लगी कि साहब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर रूस की निगाहें हैं कि वो नाटो कंट्री भी हो और उसको कब्जा भी किया जा सके। सबकी लिस्ट निकली, पर्चियां खुली तो एक अमेरिकी पूर्व जासूस हैं, उनकी चर्चा निकल कर आई कि उनका कहना है कि देखो बाल्टिक रीजन के अंदर 3 बड़े देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कभी ये सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। देखो ये बाल्टिक समुद्र कहलाता है और इसके साथ में ये 3 देश हैं, ये रहे। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोले सबसे पहले ज्यादा चांसेस जो है ना वो लिथुआनिया के हैं जिसके ऊपर रूस कब्जा करेगा। सबने अपनी अपनी तरफ से चर्चाओं का आंसर दिया। बोले कैसे आपको लगता है कि ये इस पर करेगा? बोले देखो यूक्रेन पर तो आधा हिस्सा इसके कब्जे में आ ही गया, तो ब्लैक सी हो गया और सी ऑफ अजोव इसके कब्जे में आ चुका है। इसके साथ साथ बेलारूस तो मतलब ये समझो कि एक्सटेंडेड सोवियत रूस ही है, वो तो मर्ज करने की अगर कल बात करें तो लुकाशेंको जाकर पुतिन के साथ हैंडशेक कर ही लेंगे। तो बचा कौन? बोले लिथुआनिया बचा। ये भी कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसके जस्ट बगल में यहां पर ना एक जगह है, उसका नाम है लेनिनग्राड। वो असल में अभी भी रूस का ही हिस्सा है बाल्टिक सी के अंदर। वहां पर ये न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके एनी टाइम रखता है। भले ही इसकी कनेक्टिविटी ना रहे, लेकिन फिर भी लिथुआनिया से होकर के ट्रेन जाती है लेनिनग्राड तक, और यहां पर बढ़िया इनके बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो बोले अगला हमला लिथुआनिया पर है। लिथुआनिया इज्जत बचाकर नाटो में शामिल हुआ था, तो इनका मानना है कि लिथुआनिया तो मजबूरी है रूस के लिए
लेना, ताकि लेनिनग्राड से सीधा उसका बाल्टिक सी के अंदर एंट्री हो पाए। क्योंकि अभी जो ये वाला क्षेत्र है ना, बहुत ही छोटा इसको एंट्री मिलता है इसमें बाल्टिक सी के अंदर रशिया को। तो इस क्षेत्र में रूस का इस यूरोपियन सी के अंदर एंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम का देश रहने वाला है, उसका नाम है लिथुआनिया। अगर इसे इन क्षेत्रों में आना है, मतलब किस क्षेत्र में, ब्लैक सी वाले क्षेत्र में आना है, तो उसने यूक्रेन पर कब्जा करके जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उससे ब्लैक सी में बढ़िया एंट्री उसको मिल गई है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के लिथुआनिया अगला टारगेट है। तो लिथुआनिया की टेंशन बढ़ रही है, इसलिए खबर बन रही है कि 2029 तक नाटो कंट्री के ऊपर यह हमला कर सकते हैं। और इसके लिए जर्मनी टेंशन में है कि भैया सेना बढ़ा लो, अगर हम पर हमला हुआ तो बचेंगे कैसे, नाटो को तो एकजुट रहना है। क्या पुतिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि लिथुआनिया पर हमला करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से 1991 से खार खाए बैठे हुए हैं। 1991 तक यूएसएसआर एक ही देश हुआ करता था। 1991 में टूटने के बाद 15 देश बने। उन 15 देशों में से ये यूक्रेन भी है, तो बेलारूस भी है, तो लातविया, लिथुआनिया, ये सब भी हैं। साथ में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। ये सारे देश जब सोवियत रूस से निकले थे, पुतिन का मन है कि कभी रूस वापस सोवियत रूस बने और 1991 से पहले वाला वो बनकर आए। ये कई बार इस तरह की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में लिथुआनिया का नंबर अगला होगा, ये बात देखने लायक होगी। खैर, फिलहाल के लिए तो चर्चा इसी बात पर है कि इन लोगों के बीच यूक्रेन के साथ जो मामला चल रहा है, कंट्रोल में ये किसी के नहीं आ रहा है। इस बीच में थोड़े दिन पहले जो तुर्की के अंदर जो टेबल टॉक हुई थी, तुर्की के अंदर टेबल टॉक में क्या था, तुर्की में जब टेबल टॉक हुई थी तो यह तय हुआ था कि दोनों अपने जो युद्ध बंधक हैं उनको, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। क्या प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कल ही जिस समय गोले गिर रहे थे, उस समय रशिया यूक्रेन एक दूसरे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें एक्सचेंज कर रहे थे। ये कुछ प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो रूस की तरफ से यूक्रेन को सौंपे गए और उनकी तस्वीरें बाकायदा जेलेंस्की ने जारी करते हुए कहा, वेलकम किया, घर में वापसी करवाई कि बढ़िया हो गया, हम लोगों ने अपने लोगों को वापस, युद्ध बंधकों को वापस बुलाया है। लेकिन इसके बीच में मजाक भी बनी। कुछ डेड बॉडीज जो थी, जिन्हें भी रूस यूक्रेन को सौंपना चाह रहा था, यूक्रेन ने उनके बारे में मना कर दिया है, ऐसा सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है। और ऐसे में क्लेम के साथ साथ हम आपको यह तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं कि लोग इनका आनंद इस बात पर ले रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए कुल जमा बात यह है कि इनको कंट्रोल करने की इनकी चाहत अब किसी काम की नहीं बची है। अब दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति जो पिछले 3 साल से यूक्रेन को युद्ध में झोंका हुआ है, इसे कब हटाया जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त रूप से यह समय लेकर के राष्ट्रपति बना हुआ है। और ऐसे में इसके प्रयास में आधा यूक्रेन लगभग खत्म हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है। वर्ल्ड में तमाम प्रकार की टेंशन आ गई है। यानी इकलौता एक व्यक्ति, अगर उसकी सोच में पहले दिन यह रहा होता कि वो नाटो के प्रति प्रेम नहीं दिखाता, अगर इसकी एक जिद यह कम रही होती कि मुझे नाटो में शामिल नहीं होना, तो दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर नहीं देखती। इसकी यह चाहत कि मुझे नाटो में मिला लो, आज उसी नाटो ने इसको पूरी तरह से चांटों से पिटवाया है। ऐसी स्थिति में दुनिया को टेंशन मिली सो अलग। जिस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट हुए, दुनिया में सैंक्शंस का दौर चला, पुतिन के खिलाफ लोग रहे, तमाम प्रकार की चीजें रही, ये सारी बातें एक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस के कारण हुई। अब इसका रिवर्स थॉट भी रहता है कि साहब देखो कितना जुझारू है, हट नहीं रहा है, लेकिन अपने देश की रक्षा कर रहा है। कैसी रक्षा? जिस देश की रक्षा के नाम पर खुद सुरक्षित जीवन जी रहे हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में छपास की बीमारी से पीड़ित चल रहे हो, जहां तहां देखो खुद को सुर्खी में ट्रंप की तरह। मतलब ये तो चलो अमेरिकी राष्ट्रपति है कि एक तरह से दुनिया की सुपर पावर का राष्ट्रपति है। तुम्हें युद्ध से पहले कोई नहीं जानता था और आज सब तुम्हें जानते हैं। चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, चाहे दुनिया में कहीं बैठक हो, तुम जाकर पहुंच जाते हो। मतलब हालांकि ये पहले कॉमेडियन हुआ करता था, इसको टेलीविजन पर आने की और कैमरा के सामने परफॉर्म करने की बढ़िया प्रैक्टिस थी। अब ये प्रैक्टिस लंबी खींच गया है भाई। तो लोग अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ें। और हां, अगर आप मेरे साथ